हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका सरस्वती विद्या विहार के इस चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं 11th क्लास का एक टॉपिक लेकर चल रहा हूँ, वायरस। वायरस जो है वायरस के विषय में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कि वायरस क्या होता है। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, ये पढ़ा चुका हूं। क्यों कहते हैं इसको सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी? इसके कारण बता चुका हूं। जब वायरस स्वतंत्र अवस्था में होता है तब ये निर्जीवता के लक्षण दर्शाता है, और जब ये वायरस किसी सजीव कोशिका के संपर्क में आ जाता है, उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, तब ये सजीवता के लक्षण दर्शाता है। इसलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, जिसकी खोज आइवेनोविस्की ने की थी। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका था। आज की इस वीडियो में वायरस के संरचना और वायरस के कुछ प्रकारों की हम बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यदि हम बात करें सबसे पहले वायरस की संरचना, वायरस की संरचना, तो देखिए ये जो वायरस होता है, अलग अलग वायरसों की आकृति अलग अलग हो सकती है। कोई छड़के समान हो सकता है, कोई बिल्कुल गोल हो सकता है, कोई घनावाकार हो सकता है, कोई षटकोणीय हो सकता है। अलग अलग आकृतियां हो सकती हैं, लेकिन लगभग सभी वायरसों की जो मूलभूत संरचना है वो समान होती है। प्रत्येक वायरस में एक न्यूक्लिक अम्ल होता है और उसके चारों तरफ एक प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, ये दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। ध्यान दो, वायरस के सेंटर में कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो सकता है और उसके चारों तरफ प्रोटीन का आवरण हो सकता है, होता है। न्यूक्लिक अम्ल कोई भी हो सकता है, आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है। एक सूत्री आरएनए हो सकता है, द्विसूत्री आरएनए हो सकता है, एक सूत्री डीएनए हो सकता है, द्विसूत्री डीएनए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक बात यहां पर थोड़ा सा ध्यान दिला दूं मैं आपको। सामान्यतः यूकैरियोटिक प्राणियों में, यूकैरियोटिक जीवों की कोशिकाओं में डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में। ओके, प्रोकैरियोटिक में भी डीएनए आरएनए दोनों पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में। लेकिन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए होता है वो सामान्यतः द्विसूत्री होता है, डबल हेलिक्स, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंड, एक सूत्री होता है, सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों में। लेकिन वायरस ही इसका एक अपवाद है, जिसमें आरएनए द्विसूत्री हो सकता है, एक सूत्री भी हो सकता है, द्विसूत्री होता है, और डीएनए होता तो द्विसूत्री है, लेकिन वायरस के अंदर एक सूत्री डीएनए हो सकता है। खैर, जितने भी वायरस होते हैं उनमें एक न्यूक्लिक एसिड होता है और उसके चारों तरफ प्रोटीन का एक एनवलप होता है, एक कवच होता है, एक आवरण होता है। चूंकि ये न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए वायरस को रासायनिक दृष्टि से न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है। क्लियर? मैंने बताया कि आकृतियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मूलभूत रचना समान होती है। सामान्यतः वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किंतु कभी कभी कुछ वायरसों में इस प्रोटीन आवरण के साथ साथ लिपिड या वसा का बना हुआ आवरण भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का और लिपिड का बना हुआ आवरण पाया जाता है। ऐसे वायरस जिनमें प्रोटीन आवरण के साथ साथ वसा का, लिपिड अथवा कार्बोहाइड्रेट का आवरण पाया जाए, तो ऐसे वायरस को कहा जाता है लिपोवायरस। क्या कहेंगे? लिपोवायरस। ठीक है, जिसमें प्रोटीन आवरण के साथ साथ वसा की लेयर पाई जाती है, लिपोवायरस। इसी प्रकार जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें अलग हटके बता रहा हूं मैं आपको। एक शब्द है रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस।
ठीक है, ये वायरस किसे कहते हैं? तो ऐसा वायरस जिसमें पाया जाए आरएनए, ठीक है, जिस वायरस का न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है सामान्यतः उसको प्लांट वायरस या पादप वायरस कहते हैं। पादप वायरस जिसमें न्यूक्लिक एसिड के रूप में आरएनए उपस्थित होता है उसे सामान्यतः पादप वायरस कहते हैं। आरएनए की प्रेजेंस के आधार पर, इन्फेक्शन के आधार पर नहीं। जिस ऐसे पादप वायरस जंतु कोशिकाओं को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं। संक्रमण के आधार पर यह नाम नहीं है, इसमें उपस्थित न्यूक्लिक अम्ल के आधार पर है। अगर न्यूक्लिक एसिड आरएनए है तो यह पादप वायरस कहलाएगा, और यदि वायरस का न्यूक्लिक एसिड डीएनए तो जंतु वायरस कहलाएगा। तो वायरस की प्रेजेंस के आधार पर वो न्यूक्लिक एसिड की उपस्थिति के आधार पर वायरस दो ही प्रकार के होते हैं, एक पादप वायरस और एक जंतु वायरस। पादप वायरस वो होता है जिसका न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है, जंतु वायरस वो होता है जिसका न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है। ओके, यहां पर ऐसे पादप वायरस जिसके आरएनए में वापस डीएनए बनाने की क्षमता पाई जाती है, आरएनए से डीएनए बनने की क्षमता, इस क्षमता को, इस क्रिया को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और जिस वायरस में ये क्रिया होती है या क्षमता पाई जाती है उस वायरस को रेट्रोवायरस कहा जाता है। रेट्रोवायरस सामान्यतया क्या होता है, जनरली यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए से आरएनए बनता है। सामान्यतः अधिकतर जीवों में डीएनए से आरएनए बनता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं डीएनए से आरएनए की, और सामान्य क्रिया यही होती है। लेकिन अपवाद स्वरूप कभी कभी आरएनए से भी डीएनए बन जाता है, और आरएनए से डीएनए बनने की इस क्रिया को प्रतीप अनुलेखन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये जिस एंजाइम की सहायता से होती है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये कहलाएगी आपके प्रतीप अनुलेखन। अनुलेखन, और ये कहलाएगा अनुलेखन, केवल अनुलेखन। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को अनुलेखन कहते हैं, और आरएनए से डीएनए बनने की क्रिया को प्रतीप अनुलेखन कहते हैं। इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और जिस एंजाइम की उपस्थिति में होता है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की द्वारा आरएनए से डीएनए बनता है। और यह क्षमता जिस वायरस में होती है उस वायरस को हम रेट्रोवायरस कहते हैं। और रेट्रोवायरस का जो एग्जाम्पल है वो है एचआईवी। एचआईवी वायरस, जिसके थ्रू एड्स नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एड्स, जो लाइलाज खतरनाक बीमारी है अब तक की। ह्यूमन इम्यूनो ह्यूमन, एच फॉर ह्यूमन, आई फॉर इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसमें डी नहीं आता है, इसको बोलेंगे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। हमारे इम्यूनो सिस्टम को डेफिशिएंसी पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, इम्यूनो सिस्टम को कमजोर कर देता है। और इस रोग को बोलते हैं AIDS, एड्स, जो इस वायरस के द्वारा होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, जो एचआईवी द्वारा होता है। और ये एचआईवी वायरस रेट्रोवायरस का एग्जाम्पल है, जिसमें आरएनए पाया जाता है, और इस आरएनए के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी होता है, जो आरएनए से डीएनए बनाने के कार्य करता है। ये बात बताई। तो लिपोवायरस, जिसमें लिपिड की लेयर हो, प्रोटीन की लेयर के साथ साथ। रेट्रोवायरस, जिसमें आरएनए हो और आरएनए के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट हो, और जिसमें आरएनए से डीएनए बनाने की क्षमता हो, उसको रेट्रोवायरस कहते हैं। एग्जाम्पल एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। अब इसकी जो वायरस की
संक्रमित अवस्था होती है, मैंने बताया तो उस दिन पिछली वीडियो में, उसको बोलते हैं वायरॉन। वायरॉन, वायरॉन बोलते हैं उसको। ये वायरस की संक्रमित अवस्था है। कौन सी अवस्था है? संक्रमित अवस्था, जिसके द्वारा इन्फेक्ट करता है। क्लियर? अभी नीट का पेपर हुआ था 13 सितंबर को, उसमें मलेरिया का रोगाणु होता है प्लाज्मोडियम, उसकी संक्रमण अवस्था पूछी थी, क्योंकि मलेरिया का जो रोगाणु प्लाज्मोडियम है वो 2 पोषकों में पाया जाता है, मानव में और मच्छर में, मादा एनोफिलीज मच्छर में। अब मादा एनोफिलीज मच्छर जब काटती है मनुष्य को, तो प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है, यानी कि प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था संक्रमित अवस्था कहलाती है? उसका उदाहरण था स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट अंग्रेजी में कहते हैं, और किताब में लिखा हुआ है जीवाणुज। जीवाणुज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हिंदी की किताब में, और वैसे उसको स्पोरोजॉइट कहते हैं। उसी प्रकार वायरस की जो संक्रमित अवस्था है वो वायरॉन कहलाती है। ओके, तो सामान्यतया वायरस एक न्यूक्लिक अम्ल और एक प्रोटीन आवरण से मिलकर बना होता है। वायरस के केंद्रीय भाग में एक न्यूक्लिक एसिड होता है जो डीएनए अथवा आरएनए हो सकता है, जो एक सूत्री अथवा द्विसूत्री हो सकते हैं, और इस न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ सामान्यतया प्रोटीन की परत पाई जाती है। ठीक है, कभी कभी कुछ वायरसों में इस प्रोटीन की परत के साथ साथ लिपिड की परत भी अथवा कार्बोहाइड्रेट्स की परत भी पाई जाती है। ये बताया मैंने, ये एक सामान्य बात हुई। और इनकी आकृति अलग अलग हो सकती है, गोलाकार हो सकता है, घनाकार हो सकता है, घनाभाकार हो सकता है, कणीय संरचना हो सकती है, छड़ाकार हो सकता है, अलग अलग प्रकार की रचना हो सकती है आकृति में। लेकिन अब बात करूं मैं आपसे इसकी वायरस जो है जीवाणुभोजी वायरस उसकी संरचना की बात करूंगा। जीवाणुभोजी वायरस की संरचना समझाने से पहले मैं आपको यह बता दूं जीवाणुभोजी वायरस कहते किसे। तो ध्यान दो, जीवाणुभोजी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, ऐसा ही एक शब्द और चलेगा साइनोफेज। साइनोफेज, ठीक है, और एक कहलेगा जाइमोफेज। जाइमोफेज, ये 3 शब्द हैं। ऐसे वायरस जो किसी जीवाणु कोशिका को संक्रमित करके उसे नष्ट कर देते हैं। ऐसे वायरस जो जीवाणु कोशिका को संक्रमित करते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, वे कहलाते हैं बैक्टीरियोफेज, जीवाणुभोजी वायरस। साइनोफेज, ऐसे वायरस जो नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी को संक्रमित करते हैं, वो साइनोफेज कहलाते हैं। और जाइमोफेज, ऐसे वायरस जो यीस्ट कोशिका को संक्रमित करते हैं। किसको संक्रमित करते हैं? यीस्ट को। ये संक्रमित करेगा ब्लू ग्रीन एल्गी को, ये संक्रमित करेगा आपके यीस्ट कोशिका को, और ये संक्रमित करेगा आपके जीवाणु कोशिका। तो बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो तो कहलाते हैं ऐसे जीवायरस जो बैक्टीरिया सेल अथवा जीवाणु कोशिका को संक्रमित करके उसे नष्ट कर देते हैं। और साइनोफेज वे कहलाते हैं ऐसे वायरस जो नील हरित शैवालों की कोशिकाओं को संक्रमित करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। और जाइमोफेज वे वायरस कहलाते हैं जो यीस्ट कोशिका को संक्रमित करके उसे नष्ट कर देते हैं। तो ये बात हुई। इसमें मैं बात करूंगा जो आपके सिलेबस में दे रखा है, बैक्टीरियोफेज, जीवाणुभोजी की संरचना किस प्रकार की होती है। तो ध्यान दीजिए, सामान्यतः जो जीवाणुभोजी है, सामान्यतः जीवाणुभोजी की आकृति मेढक का जो टेडपोल होता है उसके समान होती है। मेढक के टेडपोल समान देता है। इसमें स्पष्ट रूप से इसमें सीड्स भाग होता है जो षटकोणीय होता है। कैसा होता है? षटकोणीय ये होता है। इस प्रकार से ये षटकोणीय होता है।
सीड्स भाग होता है, इसका हेड कहलाता है, सीड्स भाग कहलाता है, जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड उपस्थित होता है। सामान्यतः जीवाणु भोजी में डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड ग्रुप में कौन पाया जाता है? डीएनए, वो भी द्विसूत्री होता है मोस्टली। क्लियर? इसके नीचे एक गर्दन होती है, गिरवा लंबी नलिका रूपी भाग होता है, जिसे इसका कॉलर, गिरवा को भाग कहते हैं, कॉलर कहते हैं, जिसके अंत में एक षटकोणीय वलय नामक एक रिंग पाई जाती है, कॉलर बोन बोलते हैं, कॉलर प्लेट। ये कॉलर हो गई, ये कॉलर प्लेट हो गई, ये सीड्स भाग हो गया। इस कॉलर प्लेट से 6 सूक्ष्म तंतु रूपी रचनाएं बाहर निकलती हैं, जिनको पुच्छीय तंतु कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? पुच्छीय तंतु। ये इसका हेड होता है, सिर भाग होता है, ये गिरवा या कॉलर होती है, कॉलर के निचले भाग में षटकोणीय प्लेट पाई जाती है, और इस षटकोणीय प्लेट से प्रत्येक कोने से लंबे लंबे सूक्ष्म तंतु निकलते हैं, जिनको पुच्छीय तंतु कहा जाता है। और इस जीवाणु भोजी वायरस की जो आकृति है वो मेढक के टेडपोल के समान दिखाई देती है। सामान्यतः इनमें न्यूक्लिक एसिड के रूप में डीएनए पाया जाता है, वो भी सामान्यतः द्विसूत्री डीएनए होता है। कौन सा होता है? द्विसूत्री डीएनए होता है। इसमें जीवाणु भोजी में आरएनए नहीं पाया जाता है, आरएनए नहीं पाया जाता है। अभी ध्यान दो, ये जो पुच्छीय तंतु हैं, जीवाणु भोजी के ये पुच्छीय तंतु हैं, इन्हीं की सहायता से ये किसी जीवाणु कोशिका की सतह पर इस प्रकार से चिपकता है, इन्फेक्ट करता है। ये जीवाणु है और ये पुच्छीय तंतु है, जिसके आधार पर ये चिपकेगा। चिपक जाने के बाद उसके बाद ये नीचे बैठेगा, उसके बाद ये बैठ जाएगा और इसका न्यूक्लिक एसिड निकलकर इस जीवाणु में प्रवेश कर जाएगा। ये इसका इन्फेक्शन होता है। जीवाणु भोजी के पुच्छीय तंतुओं की सहायता से जीवाणु भोजी किसी जीवाणु की सतह से चिपकता है और पुच्छीय तंतुओं से निकलने वाले एंजाइम जीवाणु की भित्ति को गला देते हैं। गल जाने, जीवाणु भित्ति जब गल जाती है, उसके बाद जीवाणु भोजी का जो न्यूक्लिक एसिड है वो जीवाणु कोशिका में प्रवेश कर जाता है। न्यूक्लिक एसिड प्रवेश करता है, प्रोटीन आवरण प्रवेश नहीं करता है, प्रोटीन आवरण प्रवेश नहीं करता है। ठीक है? न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ प्रोटीन से बना हुआ जो आवरण होता है वो कहलाता है आपका कैप्सिड। ये जो आवरण है ये कहलाता है कैप्सिड, प्रोटीन आवरण है ये। और ये कैप्सिड जो होता है छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है। इसकी प्रत्येक इकाई को कहा जाता है कैप्सोमियर, कैप्सोमियर्स। क्या होता है? कैप्सोमियर। कैप्सिड की सूक्ष्मतम इकाई को, कैप्सिड क्या होता है? प्रोटीन से बना हुआ आवरण। वायरस में प्रोटीन से बना हुआ आवरण कैप्सिड कहलाता है। उसकी एक इकाई को हम कैप्सोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सोमियर। हजारों कैप्सोमियर मिलकर कैप्सिड का निर्माण करती हैं। ये हो गया। तो कैप्सिड की इकाई को कैप्सोमियर कहते हैं। ये प्रोटीन का बना होता है। इसके केंद्रीय भाग में न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें लंबी गर्दन रूपी रचना होती है, कॉलर कहते हैं। कॉलर के अंत में एक षटकोणीय प्लेट पाई जाती है, जिससे 6 पुच्छीय तंतु निकलते हैं। इन्हीं पुच्छीय तंतुओं की सहायता से जीवाणु भोजी वायरस जीवाणु कोशिका की सतह से चिपकता है और पुच्छीय तंतुओं से निकलने वाले एंजाइमों की सहायता से जीवाणु भित्ति को गला दिया जाता है। जब जीवाणु भित्ति गल जाती है तो इसका न्यूक्लिक एसिड निकलकर जीवाणु कोशिका में चला जाता है। प्रोटीन का आवरण बाहर रह जाता है। जब इन्फेक्शन होता है तो ये बाहर रह जाता है प्रोटीन का आवरण, केवल न्यूक्लिक एसिड ही अंदर जाता है। और अंदर जाने वाला यह न्यूक्लिक एसिड जीवाणु के न्यूक्लिक एसिड के साथ मिलकर अपना नया डीएनए बनाता है, अपने नए कण बनाता है। नए वायरस के कण बनेंगे और जब वायरस कणों की ज़्यादा मात्रा हो जाएगी तो ये जीवाणु कोशिका फट जाएगी और ये जीवाणु भोजी मुक्त हो जाएंगे और नए जीवाणु को दोबारा से संक्रमित करते हैं। इस प्रकार ये जीवाणु भोजी की रचना होती है। ठीक है? अभी इसी के अंदर मैं बात करूं आपसे, एक शब्द और आता है। ये जीवाणु भोजी की रचना हो गई।
लीपोवायरस क्या होता है, रेट्रोवायरस क्या होता है, जाइमोफेज क्या होता है, साइनोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। पादप वायरस किसे कहते हैं, जिसमें आरएनए पाया जाता है, जंतु वायरस जिसमें डीएनए पाया जाता है। यहां तक की बात हो गई। अभी एक शब्द और आता है वायरॉइड। वायरॉइड बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है, अलग है ये। इस वायरॉइड की यदि बात करें तो अभी जो नीट का पेपर आया था उसमें आया था कि वायरॉइड क्या होता है, तो मैं इसके बारे में अलग से चर्चा कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिए। वायरॉइड की हम बात करेंगे। वायरॉइड, ठीक है, इस वायरॉइड की बात करते हैं अभी। ध्यान दीजिए, वायरॉइड क्या है, इसमें कुछ बातें ही इंपॉर्टेंट हैं, इसकी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इसका नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वायरॉइड की खोज T.O. डाइनर ने की थी। ये एक रोगजनक परजीवी है, लाभदायक नहीं है। अभी तक की ज्ञात जानकारी के अनुसार ये पौधे और जंतुओं को केवल नुकसान पहुंचाता है, उनमें परजीवी होता है और उनमें रोग पैदा करता है। T.O. डाइनर ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। इसने बताया कि वायरॉइड केवल एक सूत्री आरएनए से बना हुआ एक ऐसा कण होता है जो रोगजनक परजीवी की भांति होता है। इसका निर्माण केवल एक सूत्री सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से होता है। इसमें वायरस के समान कैप्सिड नहीं पाया जाता, वायरस के समान इसमें कैप्सिड नहीं होता है। जबकि हम पादप वायरस की बात करें तो पादप वायरस में न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है और उसके चारों तरफ प्रोटीन का आवरण होता है। इसमें केवल न्यूक्लिक एसिड के रूप में आरएनए होता है और चारों तरफ कैप्सिड या प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता। डीएनए में नहीं होता है, इसमें केवल आरएनए होता है, वो भी सिंगल स्ट्रैंड होता है और विदाउट कैप्सिड होता है, विदाउट कैप्सिड होता है। ये परपोषी कोशिका में पहुंचकर अपना रिप्लिकेशन करता है, अपना प्रतिकृतन करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है और रोग जो जिस कोशिका में प्रवेश किया, जिस परपोषी में प्रवेश करता है, उसमें रोग उत्पन्न कर देता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो आरएनए होता है, जिस आरएनए से बना होता है, छोटा सा आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, जिसमें मात्र 246 से 388 तक ही न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ज्यादा बड़ा भी नहीं होता है, छोटा सा कण होता है आरएनए का, जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या 246 से 388 तक ही होती है। केवल प्रोटीन का आवरण होता नहीं है। अभी इस पर पूछा गया था, नीट 2020 13 सितंबर को जो हुआ था, उसके अंदर वायरॉइड से संबंधित प्रश्न पूछा था, उससे संबंधित प्रश्न पूछा था। क्लियर नहीं? दूसरा, ये रोग फैलाता है, इसके द्वारा नींबू में साइट्रस एस्कोटिस नामक रोग हो जाता है। साइट्रस एस्कोटिस नामक रोग हो जाता है। इसी प्रकार आलू में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता है, जो वायरॉइड के द्वारा होता है। साइट्रस एस्कोटिस और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ये वायरॉइड के द्वारा होने वाले पादप रोग हैं। क्लियर? इसी प्रकार यदि मैं बात करूं आपसे, एक नया शब्द आता है प्रियोन। कौन सा शब्द आता है? प्रियोन। उसके विषय में बताता हूं मैं आपको। देखिए, अब बात मैं करता हूं प्रियोन की। प्रियोन की दो बातें बताऊं। इसकी खोज करने वाले 3 वैज्ञानिक थे, एल्पर, हेग और क्लार्क। इन तीनों वैज्ञानिकों ने, एल्पर, हेग और क्लार्क ने तो प्रियोन की खोज की, लेकिन इसका अध्ययन किया स्टैनली बी प्रूसिनर ने। प्रियोन का अध्ययन किया इसने। होता क्या है? होता क्या है प्रियोन? प्रियोन एक प्रोटीन कण है, ऐसा प्रोटीन कण जो परपोषी कोशिका में प्रवेश करके अपना रिप्लिकेशन कर सकता है, उसमें रोग उत्पन्न कर सकता है। ऐसा प्रोटीन कण जो रोगजनक परजीवी के रूप में होता है, परपोषी कोशिका में प्रवेश करके अपना रिप्लिकेशन कर सकता है, उस प्रोटीन को प्रियोन नाम दिया गया। यह केवल प्रोटीन का बना होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। रिप्लिकेशन, प्रतिकृतन की क्षमता मोस्टली न्यूक्लिक एसिड में ही होती है, उसमें भी डीएनए के अंदर। लेकिन अपवाद स्वरूप
वायरस में जो आरएनए पाता है वो भी रिप्लिकेशन कर सकता है, लेकिन प्रियॉन इसका एक यूनिक उदाहरण है, क्योंकि प्रोटीन में कभी भी रेप्लिकेशन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है, प्रतिकर्तन करने की क्षमता प्रोटीन के अंदर नहीं पाई जाती है, लेकिन प्रियॉन इसका एक अपवाद है, यूनिक एग्जाम्पल है कि ऐसा प्रोटीन जिसमें रिप्लिकेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, उसे नाम दिया गया प्रियॉन। ये जिस सजीव की कोशिका में प्रवेश कर जाता है, जिस सजीव में प्रवेश कर जाता है उसे परपोषी कहते हैं, उसमें रोग उत्पन्न करता है, परजीवी होता है। ये इसके विषय में। तो ध्यान दो, वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है, वायरॉइड केवल न्यूक्लिक एसिड आरएनए से मिलकर बना होता है, प्रियॉन केवल प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये प्रियॉन की बात है। इसके द्वारा मानव के अंदर, मानव में, किसमें, मनुष्य के अंदर मुख्यतः 2 रोग होते हैं, क्रेविट्स फेल्ट जेकब और क्रू नामक रोग। जबकि भेड़ के अंदर एक रोग की खोज की गई जिसे नाम दिया गया स्क्रेपी, जो प्रियॉन के द्वारा होता है। अब जो ज्ञात जानकारी है, वायरॉइड केवल एक सूत्रीय आरएनए है जो रोगजनक परजीवी है, प्रियॉन केवल प्रोटीन कण जो रोगजनक परजीवी की भांति कार्य करता है, जिसकी खोज एल्पर, हैग और क्लार्क ने की, जबकि इसका अध्ययन प्रूसिनो ने किया। क्लियर? तो ये बात हुई वायरस, प्रियॉन और वायरॉइड की। इसमें एक टॉपिक मैं बता दूंगा आपको, ये तीनों चीजें, वायरस, प्रियॉन और वायरॉइड, तीनों को ही RH व्हिटेकर ने अपने वर्गीकरण में कहीं कोई स्थान नहीं दिया था। ये इसके सबसे बड़ी कमी थी। एकैरियोटिक है, पूरी तरह जीव नहीं है, इनको एकैरियोटा समूह में रखा गया। अब मैं आपसे बात करूंगा एक नए टॉपिक पर अगली वीडियो में, जिसका नाम है लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? ठीक है, धन्यवाद। आप तसल्ली से इंपॉर्टेंट, देखो मैंने बताया वायरॉइड पर प्रश्न आया था, वायरॉइड पर प्रश्न आ चुका है, वायरस पर प्रश्न आ चुके हैं। अभी 13 सितंबर का आप पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको अंदर के प्रश्न दिखाई देंगे। ध्यान से पढ़िए, समझ के पढ़िए, और जल्दी ही विद्यालय में आपकी हम प्रॉब्लम क्लास से चलाएंगे। आपको कोई समस्या है तो आप यहाँ आकर विद्यालय में पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।